अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए इसराइल ने इस्तेमाल किया रिमोट स्मार्ट बम। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, 2 महीने पहले ही तेहरान के गेस्ट हाउस में प्लांट कर दिया गया था ये बम। हमास चीफ का जसद खाकी पहुंचा कतर। इस्माइल हानिया की अहलिया ने किया इस्तिकामत का मुजाहरा। हानिया के बच्चों ने भी कहा, जिहाद के रास्ते के मुसाफिर या तो शहीद होते हैं या गाजी बनकर लौटते हैं। अपने कमांडर फवाद शुक्र के जनाजे के मौके पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का इसराइल को पैगाम, कहा, तुम बहुत रोओगे क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने कौन सी रेड लाइंस पार की हैं। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के मुमकिन जवाबी हमलों को लेकर नेतन्याहू ने इस्राएली आवाम को किया खबरदार। कहा, हमें मुश्किल वक्त का करना होगा सामना, लेकिन इस्राएल हर सूरत हाल के लिए है तैयार। महाराष्ट्र के 2 तारीखी शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव ही बरकरार रहेगा। और इस्माइल हानिया की मौत पर आया मौलाना सज्जाद नुमानी का रिएक्शन। दहशतगर्द कहने पर गोदी मीडिया की लगाई क्लास। इजराइल की बदतरीन शिकस्त 1.5 से 2 महीने में होने की कही बात। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए तेहरान के गेस्ट हाउस में 2 महीनों पहले ही बम प्लांट किया गया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के 2 अहम ओहदेदारों समेत मिडल ईस्ट के 7 ओहदेदारों और अमेरिकी सरकारी एहलकारों के मुताबिक इस्माइल हानिया को धमाका खैज डिवाइस के जरिए शहीद किया गया, जो तेहरान के गेस्ट हाउस में नस्ब किया गया था। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस के अंदर बम 2 महीने पहले ही छुपा दिया गया था। तेहरान के नॉर्थ इलाके में कायम निशात के नाम से इस गेस्ट हाउस का इंतजाम पासदारान इनकलाब के पास है, जो एक बड़े कंपाउंड पर मुश्तमिल है। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जसद खाकी कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गया है। इस दौरान दोहा में इस्माइल हानिया के घर उनकी मैयत पहुंचने पर जज्बाती मनासिर देखने में आए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में नमाज जनाजा के बाद इस्माइल हानिया के जसद खाकी को कतर मुंतकिल करके उनकी रिहाइश गाह पहुँचाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में आज बाद नमाज जुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा की जा रही है और उनकी तदफीन लुसेल के कब्रिस्तान में की जाएगी। इस्माइल हानिया की बेवा ने अपने शहीद शोहर की मैयत का शहीदों की तरह इस्तकबाल किया और इंतहाई इस्तिकामत का मुजाहरा किया। كل شهداء غزة والمسلمين حبيبي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، يحنن عليك، يسهل عليك يا رب، يا حبيبي، يا حبيبي، يا راس قلبي، حبيبي في الدنيا وحبيبي في الآخرة، وأنت سندي في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين. دنيا وآخرة يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، يا رب سلم على كل الشهداء أهل غزة كلهم، مسلمين وكفية، سلم على القادة وعلى الشيخ على كل شهداء غزة والمسلمين حبيبي. वहीं इस्माइल हानिया की बेटी और बेटे ने वीडियो पैगामात में अपने वालिद को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में इस्माइल हानिया की बेटी कौला हानिया ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा कि ए नेतन्याहू, अगर आपको लगता है कि मेरे वालिद की शहादत से आपको कुछ राहत मिलेगी और आप इस जुर्म में जीत गए हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं, हार आपका मुकद्दर बन चुकी है। इसी तरह एक और वीडियो में इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुस्सलाम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद का खात्मा शहादत पर हुआ। जिहाद के रास्ते के मुसाफिर या तो शहीद होते हैं या गाजी बनकर लौटते हैं। المجاهد في سبيل الله، الحمد لله رب العالمين الذي اصطفاه من الشهداء، الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا باستشهاده،
ربنا يرضى عنه، ربنا يتقبله في عليين. الشهيد إسماعيل هنية، أنا بقول أول إشي رسالتي لليهود الملاعين اللي فكروا إنه باغتيال والده حينبسطوا حيرتاحوا، بس لا والله، والله دماء والدي لعنة ستطاردهم إلى يوم الدين بإذن الله، وإن شاء الله دماؤه نصر، وإن شاء الله يكون حقن لهذه الدماء التي تراق على هذه الأرض الطاهرة الزكية. احنا تلقينا خبر استشهاد الوالد القائد الحاج أبو العبد، بحمد الله وشكر الله أنه أنعم على والدي بحسن الخاتمة بالشهادة، ثم أن أي قائد يسير في طريق الجهاد والمقاومة والثورة والنضال هي نهايته كذلك، إما شهادة وإما نصر. فوالدي كانت خاتمته يعني الشهادة والنصر بإذنه تعالى لشعبنا الفلسطيني، وأن دماء يعني أبي ليست يعني أغلى من دماء أطفال غزة هاشم ولا رجال غزة هاشم، وإن دموعنا ليست أغلى من دموع أمهات الشهداء وأبناء الشهداء. كان لنا الفخر والكبرياء بأن يقدم أبناءه وأن يقدم أحفاده وأن يقدم من أبناء إخوانه وأبناء أخواته ومن عمومته أكثر من 100 شهيد في معركة الطوفان، وها هو اليوم يتوج كسيد للشهداء. उधर इसराइल ने अल-क़साम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद ज़ैफ को कत्ल करने की तस्दीक कर दी है, तो दूसरी जानिब हमास ने एक बार फिर अपने मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ैफ इब्राहिम अल-मिस्री की हलाकत के इसराइली दावे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ैफ जुलाई में हमले में हलाक हुए। इसराइली फ़ौज ने यह भी कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर मोहम्मद ज़ैफ के कत्ल की तस्दीक करते हैं। 13 जुलाई के हमले में ज़ैफ नहीं बच सके, जंग का मकसद पूरा हो गया। दूसरी जानिब हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मोहम्मद ज़ैफ इब्राहिम अल-मिस्री के कत्ल में इसराइल नाकाम रहा, वो बिल्कुल ठीक है और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमास अस्करी रहनुमा मोहम्मद ज़ैफ इब्राहिम अल-मिस्री ने ही 7 अक्टूबर को तूफान अल-अक़सा ऑपरेशन शुरू किया था। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में इस्माइल हानिया और उनके मुआविन वसीम अबू शाबान की शहादत का बदला लेना फ़र्ज़ हो चुका है। हिज़्बुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र के जनाजे के मौके पर अपने खिताब में हसन नसरुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तकरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका ये खिताब दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद की तकरीर से ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान हानिया के कत्ल को अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला समझता है। सबसे अहम बात यह है कि इस कत्ल को इज्जत पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि क्या वो तस्वुर करते हैं कि वो तेहरान में रहनुमा इस्माइल हानिया को कत्ल कर देंगे और ईरान खामोश बैठा रहेगा। हसन नसरुल्लाह ने इसराइलियों को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम बहुत रोओगे क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने कौन सी रेड लाइन पार की और कहां क्या क्या जुर्म किए हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मुल्क को मुश्किल वक्त का सामना करना होगा। नेतन्याहू ने तेल अवीव में क़रिया फौजी अड्डे पर कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस को एक बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फवाद शुक्र से बदला ले लिया है। इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसराइल अपने खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर ताकत से जवाब देगा। शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा, लेकिन इसराइल हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि तेहरान और बैरूत पर हमले से खतरनाक हद तक कशीदगी में इजाफा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तेहरान और बैरूत में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत की है, जिसमें हमास के सरबराह इस्माइल हानिया और हिज़्बुल्लाह के एक आला ओहदेदार फवाद शुक्र शहीद हो गए।
एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुतालबा किया और कहा कि आलमी बिरादरी को फौरी तौर पर ऐसे किसी भी इक़दाम को रोकने में बाहमी ताउन करना चाहिए कि जिससे पूरे मगरबी एशिया को नुकसान पहुंचे और शहरियों पर इसके तबाहकुन असर मुरत्तिब हों। इसराइल और लेबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका ने अपने शहरियों को लेबनान का सफ़र न करने की हिदायत जारी की है। बैनुल-अक़वामी खबर रसानी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने लेबनान के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को 4 दर्जे तक बढ़ा दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि लेबनान का सफ़र करने से गुरेज किया जाए। चीन के सेंट्रल इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों के बाद 30 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। रवां हफ्ते होने वाली बारिशों का आगाज़ फिलिपाइन और ताइवान से आने वाले समंदरी तूफान गेमी की वजह से हुआ, जो एक हफ्ता कबल मशरक़ी चीन से टकराया था। चीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 645 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश के बाद 11,000 से ज़ायद अफराद को ज़िक्सिंग शहर से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमा 2 अगस्त को महाराष्ट्र हुकूमत के इस फैसले को हरी झंडी दे दी है, जिसमें रियासत के 2 अहम शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का फैसला किया गया था। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन दोनों तारीखी शहरों का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर कहा कि गोदी मीडिया कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मारा गया, ये सब सिहूनी एजेंट्स हैं। यहाँ तस्करा होता है फलस्तीन का। मैं इस बात से नावाकिफ नहीं हूँ कि आज सुबह से जब से इस अजीम इंसान पर हमला हुआ और उसके नतीजे में वो अपनी मंजिल को पहुंचे, हमारे मुल्क का जो झूठा मक्कार सहयूनियों का एजेंट गोदी मीडिया है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मारा गया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और दहशतगर्द मारा गया। मैं साफ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर इस्माइल हनिया दहशतगर्द था तो महात्मा गांधी भी दहशतगर्द थे, भगत सिंह भी दहशतगर्द थे, चंद्रशेखर आजाद भी दहशतगर्द थे, सुभाष चंद्र बोस भी दहशतगर्द थे, मौलाना आजाद भी दहशतगर्द थे, पटेल भी दहशतगर्द थे। कहो इन सबको दहशतगर्द। तुम्हारे झूठ की वजह से दुनिया धोखे में नहीं आएगी। मेरा अंदाजा तो यह है कि इसराइल की बदतरीन शिकस्त में शायद 1-1.5 महीने का वक्त बाकी है। इसीलिए उन्होंने ये हमला किया है मुनाफिकों की मदद से। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बजट की तकसीम में भेदभाव होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया को हर स्टूडेंट 3 लाख
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हर स्टूडेंट के लिए 3.9 लाख रुपए तकसीम किए गए, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट के लिए 6,15,000 रुपए तकसीम किए गए। ये भेदभाव क्यों? And I'll show the classic example of favoritism, madam, over here. Jamia Millia Islamia is allocated 3 lakh per student, Aligarh 3.9 lakh per student, and BHU gets 6.15 lakh per student. Why this favoritism? And may I request the Honorable Minister through you, madam, that PM USP 1558 crores have been allocated. Please have some liberal mindedness, so that more Muslim students can get this. Your HIFA scheme, madam, HIFA scheme, 39,720 crores have been sanctioned for 103 institutions. 22 are IITs, 12 are AIMs. These people can pay back money. How can Jamia Millia and AMU pay back money? I don't know who has told you this. And more important, madam, 29% of graduates and above in India are unemployed. And half of them do low-skilled jobs. This is for you to understand. And may I come to Jamia Millia, madam? Jamia Millia, you have no permanent vice-chancellor. Why is it that a registrar is not even qualified to hold that post? Why is it that a standing council is running the Jamia Millia? And please inquire that why 438 crores have been given HIFA, whether competent construction companies have been given or someone has been on the basis of favoritism. How is it, sir, that the present status of 100 years old Jamia Teachers Association, their office has been sealed, their body has been dissolved, there is no funds to run the university, to pay outsourcing staff, to build for building maintenance, no research grant. I demand that registrar and the standing council to be immediately removed. Now coming to Aligarh Muslim University, there are 1,400 2 minutes. AMU daily wage workers are 1,400, temporary 1,559. Why don't you regularize them? And why are you not giving separate funds, Honorable Minister Garu, to the AMU branch at Murshidabad, in Mallapuram, and in Kishanganj? Do you want it to be closed? Madam, as of July 2023, the share of ST-OBC in senior professors is even lower. I'm giving you figures, madam. In Central University, there are 66.29 general teaching staff. SC, ST-OBC only 30%. NIT 67%. 33% ST-OBC. In IIT, 84.5 general category. SC, ST-OBC 14%. IIM 86.83%. And in general 11%. Who's responsible, sir? You are running the government 10 years. केरला के वायनाड में हुई लैंडस्लाइडिंग के बाद इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 297 हो गई है, जबकि अब भी 206 लोग लापता हैं। केरल में आई इस भयानक कुदरती आफत को 4 दिन हुए हैं, ताहम अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब कांग्रेस कायद और वायनाड से MP राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड के मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ का इंस्पेक्शन किया, जबकि उन्होंने इस कुदरती आफत से मुतासर हुए लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का तयक़्क़ुन दिया। Okay, tell them we'll send you the badminton. They don't want chocolate. Are they comfortable? Okay. They are comfortable. Is there anything we can do? Some toys. Now we are sending now. We'll send some more. I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt. And this is much worse than that. And
it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. And I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज जुमा को सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि 29 जुलाई को पार्लियामेंट में दिए गए उनके चक्रव्यूह वाली स्पीच के बाद ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जाहिर है कि दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी जराये ने मुझे बताया है कि छापे की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मैं खिलाऊंगा। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐवान में कहा कि जब राहुल गांधी दलितों, किसानों और मजदूरों के फायदे की बात उठाते हैं तो भाजपा के लोग हमारी जात पूछते हैं। कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, मेरे नेता राहुल गांधी दलितों, किसानों और मजदूरों के हितों की बात उठाते हैं तो ये हमारी जात पूछवाते हैं। ये आप यहाँ की चर्चा करें सर, जात की चर्चा नहीं, आप यहाँ की बात करें। सर जात जाननी है, आप यहाँ की बात करिए। ओके सर, जात जाननी है तो सोनीपत के खेतों में चिलचिलाती गर्मी में राहुल गांधी जी के साथ धान की पौध लगाते किसान से हमारी जात पूछिए। जात पूछनी है तो आजादपुर मंडी में आंसू बहाते हुए सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछिए, जिसकी कड़ी मेहनत की जिंदगी का एक हिस्सा बांटने मेरे नेता वहां गए थे। जात पूछनी है तो सुल्तानपुर के जूती गांठने वाले हमारे मेहनतकश रामचेत भाई से पूछिए, जिसके साथ बैठकर उसकी मेहनत का पसीना बांटा था मेरे नेता ने। जात पूछनी है तो अंबाला और चंडीगढ़ के ट्रक ड्राइवरों से पूछिए, जिनकी मुश्किल जिंदगी का सुख और दुख बांटा था हमने। हमारी जात पूछनी है तो कीर्ति नगर के हमारे बड़ई भाइयों से पूछिए, करोल बाग के मैकेनिक भाइयों से पूछिए, जिनकी मेहनत का आकलन महसूस करने और समझने गए थे हमारे नेता। सत्ता के अहंकार की ऊंची अट्टालिकाओं में बैठे हुए आपको किसान, मजदूर, दलित, गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती। काश इनको मैं फिर कहूंगा, ये फिर कहेंगे मेरे आदरणीय बड़े भाई मंत्री जी, दिनकर जी की बात सुन लेते। दोबारा याद दिलाता हूं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, शोर मचा रहे हैं केवल कायर और क्रूर। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने एक वीडियो जारी करते हुए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीनों में रेल हादसों में 21 लोगों की जान गई, लेकिन रेलवे मिनिस्टर को ये तशवीश है कि कांग्रेस सोशल मीडिया इन खबरों को क्यों दिखा रहा है। पिछले 2 महीने में 21 मौतें हुई हैं इस देश में रेल हादसों में, और इस देश के रेल मंत्री सदन में कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात है। ये छोटी बात है। पूछिएगा उन परिवारों से, उनके परिजनों से, उनके चाहने वालों से जिन्होंने 21 लोगों को रेल हादसों में खोया है। असल में तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर अश्विनी वैष्णव जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको ज्यादा चिंता क्या है?
कि यह बात सोशल मीडिया पे चल रही है? आपको ज्यादा चिंता है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, या आपको ज्यादा चिंता यह होनी चाहिए कि जो लोग आज रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हैं उनको यह पता ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आपको चिंता होनी चाहिए कि बार बार पटरी से रेल क्यों उतर रही है? आपको चिंता होनी चाहिए कि इस देश में जिस कवच का आप ढिंडोरा पीटते हैं वो एक साल में महज 20 किलोमीटर पर ही क्यों लगा? लेकिन आपको इन सब मामलों की चिंता नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इससे परेशान हैं कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है सोशल मीडिया में, कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है। कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा क्योंकि ये आम जन की सुरक्षा का, उनकी सहूलियत का, उनकी रेल यात्रा का मुद्दा है। मेक योर पीस विद इट, दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ रेल मंत्री जी, रील बनाते बनाते आप शायद पूरी निर्लज्जता से ये भूल गए कि आपके पहले इस देश में रेल मंत्री हुए हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। रेल सुरक्षित नहीं रही, रेल पटरियों से उतर रही है, कवच जो आप प्रणाली लेकर आए थे वो 20 किलोमीटर से ज्यादा लग नहीं रही है पूरे एक साल में, और आप सदन में खड़े होकर रेल में हुई मौतों को छोटी बात कह रहे हैं। आइंदा के लिए याद रखिएगा, कांग्रेस का सोशल मीडिया इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 21 साल के गोपेश जो राजस्थान से है उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पुलिस ने हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि गोपेश ने पहले अहमद नामी नौजवान का फोन चुराया और उससे एक ईमेल आईडी बनाकर आगरा पुलिस को ईमेल किया कि वो आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ा देगा। आगरा पुलिस की इस तहकीकाती टीम को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं कि उसने नफरत फैलाने का काम करने वाले की साजिश को बेनकाब किया है। देखिए, दिनांक 30 जुलाई यानी 2 दिन पहले 112 के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से डीजी कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात ईमेल आईडी से मेल आता है जिसका कंटेंट ऐसा था कि 3 अगस्त को ऐसे 50 किलो RDX लेके एयरपोर्ट और आगरा एयरपोर्ट और आगरा कैंट स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी थी। उसमें एक चैलेंज की भाषा भी लिखी हुई थी, यदि अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और इस सूचना पर तत्काल लोकल टीम जो BDDS और हमारी बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम होती है वो भी एक्टिव हो गई है। बहुत गहनता से GRP और RPF के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी चेक किया गया और वहाँ की पूरी फोर्स ने स्कैन किया और इस धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर SOG सर्विलांस नगर टीम ने इसको धमकी देने वाले अभियुक्त को पकड़ लिया है। ये गोपेश नाम का लड़का है, 21 वर्ष इसकी उम्र है और ये धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। पूछताछ में इससे सामने आया कि एक व्यक्ति जो इसके घर के पास का ही रहने वाला था और इसकी बहन से, अभियुक्त की बहन से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसको अनावश्यक परेशान करता था, हैरास करता था, मैसेज भेजता था, जिससे तंग होके गोपेश ने उस व्यक्ति का पहले मोबाइल फोन चोरी किया और उसी के मोबाइल फोन से ये मैसेज ड्राफ्ट करके एक नया ईमेल आईडी बनाई, जिस ईमेल आईडी में OTP के तौर पे उस व्यक्ति के ही मोबाइल नंबर को दिया और उसी ईमेल आईडी से, छद्म नाम की ईमेल आईडी से इसने ये मेल किया और पकड़े जाने पर इसने पूरी बात बताई थाना शाहगंज में अभियोग पंजीकृत था। इसी अभियोग के क्रम में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की। सर, यूपी क्यों चुना इसमें? क्या वजह थी कि यूपी में ही इसने मेल किया? देखिए, पूछताछ में इसने ऐसा बताया कि इसको यूपी में भेजने पे इसका परसेप्शन बच्चे का ऐसा था कि निश्चित तौर पे ही कार्रवाई होगी और जिस व्यक्ति की ये गिरफ्तारी चाह रहा था इसको ये ऐसा अंदेशा था कि उत्तर प्रदेश में भेजने पे और कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी एक 2 और जगह इसने मेल किया है, ऐसा इसने पूछताछ में भी बताया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए इसराइल ने इस्तेमाल किया रिमोट स्मार्ट बम। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, 2 महीने पहले ही तेहरान के गेस्ट हाउस में प्लांट कर दिया गया था ये बम। हमास चीफ का जसद खाकी पहुंचा कतर। इस्माइल हानिया की अहलिया ने किया इस्तिकामत का मुजाहरा।
हानिया के बच्चों ने भी कहा, जिहाद के रास्ते के मुसाफिर या तो शहीद होते हैं या गाजी बनकर लौटते हैं। अपने कमांडर फवाद शुक्र के जनाजे के मौके पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का इसराइल को पैगाम, कहा, तुम बहुत रोओगे क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने कौन सी रेड लाइंस पार की हैं। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के मुमकिन जवाबी हमलों को लेकर नेतन्याहू ने इसराइली आवाम को किया खबरदार, कहा, हमें मुश्किल वक्त का करना होगा सामना, लेकिन इसराइल हर सूरत हाल के लिए है तैयार। महाराष्ट्र के 2 तारीखी शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव ही बरकरार रहेगा। और इस्माइल हानिया की मौत पर आया मौलाना सज्जाद नुमानी का रिएक्शन, दहशतगर्द कहने पर गोदी मीडिया की लगाई क्लास, इसराइल की बदतरीन शिकस्त 1.5 से 2 महीने में होने की कही बात। वर्ल्ड न्यूज में भी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।